नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएनटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित कक्षा 10वीं की, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। तो लेते हैं पहला सवाल। यहाँ गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ मूल ज्ञात करना है, अर्थात x का मान निकालना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले पहला सवाल, जहाँ दिया गया है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर है 0 के। जब हम इसे आगे हल करेंगे, इस तरीके का सवाल हम आगे हल कर चुके हैं, जहाँ पर हम अल्फा बीटा वाला निकालते थे दो मूल। तो उसी तरीके से यहाँ भी हल करना है। अब इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसको दो भागों में तोड़ना होगा। इस तरीके से 3 को तोड़ना होगा कि हमने बताया था पहले कि इन दोनों का गुणनफल इसका और x² के गुणनफल का क्या आना चाहिए, हमें ऋण 10 चाहिए। और यहाँ पर जो दो संख्याएं हैं उनका योग क्या आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए। अब यहाँ से हम अपनी संख्याओं का सबसे पहले चिन्ह निर्धारित करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, और चिन्ह ऋणात्मक तभी आ सकती हैं जब दोनों क्या होंगे, मान दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की होगी। अब चूंकि हमारा यह मान भी क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए हम बड़े वाले को ऋणात्मक लेंगे और दूसरे वाले को धनात्मक लेंगे, हो गए विपरीत चिन्ह के। अब चूंकि ये विपरीत चिन्ह के हैं तो क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं तो यह 2 हो जाएगा। 2 में 1 या 2 एक कम, 2 नहीं आया। अगर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसा करेंगे तो कब तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका अंतर क्या है, 3 है, इसलिए हम इनके अंतर के आधार पर चलेंगे। तो हमारा यहाँ पर 1 होगा तो इसका क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर 1 चौको 4 तो नहीं होगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 3 5 होगा, 2 पंचे 10 हो गया, तो हमारा संख्या निर्धारित हो गई। इस तरीके से हम बड़ी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर क्या होंगे, इनके मान ऋणात्मक उतना हमारा अंतर है, तो 3 का अंतर है। तो अगर ये 2 है, 1 है तो 4 होगा, उससे 3 ज़्यादा, 2 है तो 5 होगा। तो हमारे जो संख्याएं हमारे निकल गई हैं। अब हम इसे तोड़ करके कैसे लिखेंगे, x², फिर है हमारी ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। ऋण 5 में 2x चले जाएंगे तो ऋण 3x ही बचेगा, ये सही है। तो यह है बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक ज्ञात करने का तरीका। अब हम चलते हैं इसे, यहाँ देखेंगे तो क्या पाएंगे कि इन दोनों पदों में क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसलिए संख्या में कोई नहीं आएगा, केवल x आएगा उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर बात करें तो x से भाग देंगे तो घात घट जाती है, तो 2 में 1 घात चली गई तो 1 बचा, अर्थात x बचा। अब यहाँ पर x से x हट गया तो केवल ऋण 5 बचा। फिर यहाँ पर दोनों में x तो है नहीं, इसलिए x नहीं आएगा उभयनिष्ठ। संख्या में देखते हैं तो 2 है और यहाँ पर 10 है, तो 2 पंचे 10 हो जाता है, इसलिए 2 क्या आएगा, उभयनिष्ठ होगा। दोनों में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 हट जाएगा तो x बचेगा। फिर ऋण है, फिर यहाँ 2 पंचे 10। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए, यह दोनों पद, जो ये दोनों पद हैं वह क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अगर यह सही नहीं है, एक ही नहीं है, तो यहीं से हमें क्या कर देना है, अपना गलत मान लेना है और इसे फिर से वापस देखना है कि हमने कहीं गलती तो नहीं की है, गलती की है तो क्या की है। अब यहाँ से देखें तो दोनों पदों में एक ही पद मतलब एक ही चीज आ रही है, तो यह क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। x ऋण 5, अब यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा धन 2, बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब हम
क्या करेंगे, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा। या हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या जाएगा, या x धन 2 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों स्थिति है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या x बराबर ऋण 2 हो जाएगा। यही है हमारे मूल जो है क्या होंगे, अतः मूल 5 और ऋण 2 हैं। यदि एक नंबर में यह चीज पूछा जाता है, एक नंबर के सवाल में आता है, तो हमने क्या बताया था कि जैसे ही ये चीजें आ जाएं, दोनों आ जाएं, तो इसके हमें क्या करना है, चिन्ह बदल करके लिख देना है 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1, और ये 2 है तो ऋण 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 1 अर्थात 5 और ऋण 2। यहीं से हमें पता चल जाता है मूल। ठीक है, तो हमें इस तरीके से केवल इतना ही काम करना है और एक नंबर के सवाल में जो भी हमारे विकल्प होंगे उसे चुन लेना है। तो अब हम चलते हैं इसका दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में हमें दिया गया है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 है। अब इस बार क्या होगा, इसे हमें तोड़ना है, तो यहाँ हमारा x हो जाएगा और अर्थात है x मतलब है 1 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो ऋण 6 और एक्स स्क्वायर के गुणांक का तो क्या आएगा, ऋण 12। अब हमारी जो इसे तोड़ना है, जो हमारे जो संख्याएं हैं उनका चिन्ह ऋणात्मक आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, विपरीत होंगे। अब यहाँ धनात्मक है इसलिए हम बड़े वाले को धनात्मक लेंगे, छोटे दूसरे वाले को ऋणात्मक कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर 1 लेंगे तो यह 1 होना चाहिए, तो ये 1 ज़्यादा होना चाहिए अर्थात यहाँ पर 2 ही आएगा। अगर यहाँ पर 2 1 कम 2 नहीं आ रहा हमारा 12, तो हम क्या ले लेते हैं, इसे 2 कर देते हैं तो 3 हो जाएगा। 2 3 6 अभी भी नहीं आ रहा है, 3 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 3 चौको 12 आ गया। अर्थात यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा, यह हमारा निश्चित हो गया। तो अब हम इसे लिख देते हैं 2x का वर्ग धन 4x ऋण 3x ऋण 6 बराबर 0। इस तरीके के सवालों में इसी चीज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और इससे सरल तरीका हमारे समझ से तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अगर मूल निकालना है तो इसके क्या करें, मैंने बताया चिन्ह बदल करके 4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 2 और चिन्ह बदल करके 3 बटे 2, ये आगे हो जाएगा तो 2 और 3 बटे 2 आएंगे। लेकिन इसका करने से हमें एक नंबर के सवाल में नंबर मिलेंगे, 2 नंबर 3 नंबर में इस तरीके से पूर्ण हल करना होगा। अब आगे हम चलते हैं तो इन दोनों में उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं यहाँ 2 से यह भी भाग चला जाएगा, यह भी चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 भी उभयनिष्ठ होगा। साथ ही साथ x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x भी उभयनिष्ठ होगा। अब x उभयनिष्ठ है तो 2 से भाग दिए तो 2 पूरा पूरा चला गया तो 1 कम आ गया, x से भाग दिए तो x का घात 1 हट गया तो 1 ही बचा, तो x बस बचा। अब यहाँ देखें तो 2 दूनी 4 होता है तो 2 आया और x से x हट गया तो बस 2 बचा। अब यहाँ है ऋण है तो 3 1 कम 3 दूनी तो 3 क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। x तो आएगा नहीं क्योंकि इसी बस में x है। अब यहाँ से ऋण 3 से भाग दिए तो क्या बचा, x बचा, और यहाँ से 3 दूनी तो धन 2। अब यहाँ पर धन ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऋण है, जब ऋण को भाग देने पर धनात्मक आता है, ऋण ऋण हट जाता है तो धन आ जाता है। एक बार हम यह भी देख लें कि यह वही चीज आया है, सही है, तो इन पदों को हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है और इसे गुणा करके भी देख लेते हैं। ऋण 3
3x ऋण 3x आया, ऋण धन ऋण हो रहा है। ठीक है, अगर ऋण उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर चिन्ह हमारा विपरीत आएगा, क्योंकि ऋण से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है। तो अगर हमें ऋणात्मक हमारा है तो धनात्मक आएंगे, धनात्मक है तो ऋणात्मक। अब हम आगे चलते हैं तो यह फिर से उभयनिष्ठ आ जाएगा। इस बार यक्ष धन 2 दोनों पदों में है तो यक्ष धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बचता है 2x और यहाँ से बचता है ऋण 3 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 हो जाएगा या इसके बराबर 0, तो यक्ष धन 2 बराबर 0 या हमारा हो जाएगा 2x ऋण 3 बराबर 0। इसके बराबर 0 होगा तो x बराबर ऋण 2 या 2x बराबर 3। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे तो x बराबर ऋण 2 या x बराबर, जब यह 2 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो यह हमारे क्या हो गए, मूल आ गए हैं। तो हम लिख देंगे एक बार, अतः मूल क्या है, ऋण 2 और 3/2 है। तो बस हमने मूल निकाल लिया है। सबसे बड़ी समस्या इसी चीज में आती है, इसका बहुत ही सरलतम रूप से हल हमने आपको बता दिया है। पिछले वीडियो में, पिछले प्रश्नावलियों में भी इसकी जरूरत पड़ी थी, तो वहाँ भी पिछले अध्याय में, तो वहाँ हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में हमें दिख रहा है कि अगर हम x² के गुणांक अर्थात मतलब √2 और यहाँ पर अचर पद यानी 5√2 इन दोनों का गुणा करें तो √2 यानी वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुणनफल क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, कैसे आता है ये, देखिए √2 गुणे √2, जब इनका गुणनफल होता है वर्गमूलों का तो क्या आता है, इनको एक साथ लिखा जा सकता है गुणा या भाग में, लेकिन धन ऋण में ऐसा नहीं होता। ठीक है, धन ऋण में ये यक्ष की तरह होते हैं कि अगर √2 ऋण √2 है तो ये हट जाएंगे, 2 ऋण 2 ऐसे नहीं। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 बार हो गए, यहाँ पर जोड़ा बन जा रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, 2 में से 1 बाहर आ जाता है यानी कि 2 हो जाता है। इसलिए अगर वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 का गुणनफल 2 होता है, या कहें √2 और √2 का गुणनफल 1 होता है। तो आगे हम चलते हैं, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ 5 भी है साथ में, तो 2 पंचे क्या हो गया, 10 हो गया। अब बात करें, यहाँ क्या है हमारा 7 है। अब अगर यहाँ पर इनकी बात करें चिन्ह जानने की, तो यहाँ हमारा है चिन्ह धनात्मक है। अब चिन्ह धनात्मक है अर्थात क्या होगा, दोनों या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। अब यहाँ पर धनात्मक अगर हमें चाहिए तो दोनों ऋणात्मक ले लेते हैं, तो जुड़ करके वो क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे। इसलिए धनात्मक मतलब ऋणात्मक आएंगे, तो इसलिए ऋणात्मक की संभावना यहाँ से हट जाती है, अर्थात दोनों धनात्मक ही हो सकते हैं। अब दोनों धनात्मक है तो दोनों चीजें जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 है, तो अगर 1 है तो इस बार क्या होगा, अभी तक जो हम जोड़ करके आगे बढ़ रहे थे वो यहाँ पर घटा करके चलेंगे, तो 7 में 1 चला गया तो 6। क्यों, क्योंकि 1 आ गया है, जब इसको जोड़ेंगे तब तो 7 आएगा, यहाँ जुड़ रही है चीजें और वहाँ घट रही थी, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब 6 कम 6 होता है, इसलिए संभावना हट गई। अब अगर यह 2 हो जाता है तो यह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया कि ये 5 और 2 ही होंगे। अब हम यहाँ इसे लिख देते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, √2 वर्गमूल 2 x का वर्ग धन 5x और धन 2x। अगर हमसे यह पूछा जाए, यही सवाल 1 नंबर का सवाल होगा कि क्या मूल होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 और 2 बटे वर्गमूल 2, अर्थात वर्गमूल 2 से 2 को भाग देंगे तो वर्गमूल 2 ही आएगा, यह भी हो सकता है।
ठीक है, वहां भी ऋणात्मक चिन्ह बदल करके x के स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देना है बस। धन 5 रूट 2 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक सवाल को तो हल ही कर रहे हैं, साथ ही साथ उससे कई सवाल और कई चीजें आज की भविष्य की चीजें भी सीख रहे हैं कि 1 नंबर में आया तो ऐसे करना है, 2 नंबर में आया तो ऐसे करना है, 3 नंबर में आया तो ऐसे करना है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यक्स वह निष्ठ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट 2 से रूट 2 है तो भाग चला जाता, 5 नहीं होगा तो क्या बचेगा, 2 यक्स बच गया, फिर यक्स हट गया तो बचा 5। धन यहाँ 2 से 5 भाग नहीं जाएगा, यानी कोई ऐसी इनका उभयनिष्ठ नहीं है जो दोनों को भाग दे सके। यहाँ यक्स भी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस तरीके से देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो बच गया, यहाँ 5 आना चाहिए, मतलब रूट 2 वर्गमूल 2 नहीं होना चाहिए। अब वर्गमूल 2 कब नहीं होगा, तभी जब वर्गमूल 2 हमारा उभयनिष्ठ आएगा। तो क्या वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ हो सकता है, वर्गमूल 2 इसको विभाजित कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल, वर्गमूल 2 गुणे वर्गमूल 2 बराबर 2 अभी अभी हमने सीखा है। तो यहाँ से वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो वर्गमूल 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, वर्गमूल 2x, यही चीज आ गया। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 हट गया तो बचा 5। अब हमारा तो कभी कभी चीजें सीधे तौर पर नहीं दिखती हैं, लेकिन जब हम इससे तुलना करेंगे कि हमको यही चीज चाहिए था, यह कब आएगा, तो भाई यहाँ से 5 चाहिए था उभयनिष्ठ, तो यही उभयनिष्ठ रहा होगा तभी हटेगा। इस बात से क्लियर होगा। अब दोनों पदों में यह है तो यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, रूट 2x धन 5। यहाँ से बचता है यक्स और यहाँ से बचता है वर्गमूल 2, बराबर हो जाएगा हमारा 0। अब या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0, तो x धन 5 बराबर 0 या x धन वर्गमूल 2 बराबर 0। वर्गमूल 2 x बराबर, ये उधर जाएगा तो 0 ऋण 5, 0 में कुछ भी घटाएं कोई फर्क नहीं, तो ऋण 5 था तो ऋण 5 आ गया, या x बराबर 0 ऋण रूट 2 तो ऋण वर्गमूल 2। अब यह भी उधर जाएगा तो x बराबर ऋण 5 बटे वर्गमूल 2 या x बराबर ऋण वर्गमूल 2, यह हमारे मूल हो गए। तो अतः मूल ऋण 5 बटे रूट 2 व ऋण रूट 2 ऋण वर्गमूल 2 हैं, ये हो गए हमारे मतलब मूल। अब हम चलेंगे चौथे सवाल की ओर। चौथे सवाल में हमें दिया गया है 2x का वर्ग ऋण x धन 1 बटे 8। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या है, हर में भी संख्या है, तो पहले इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए हमने क्या बताया है कि यह मिश्र की तरह है, तो इसका गुणा करके बाकी चीज जोड़ घटा देना है और इसे हर में लिख देना है, या तो बट्टे 1 मान करके चलना है। ऐसी स्थिति में क्या आएगा, लघुत्तम 8 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 आएगा, अर्थात 8 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, और वही चीज यहाँ से सीधे कर देते हैं। तो 8 दूनी 16, या 1 से भाग दिए तो 8 आया, फिर 8 से गुणा किए तो 16 x का वर्ग, फिर 1 से भाग दिए तो 8 आया, 8 का फिर गुणा करेंगे तो ऋण 8x, या सीधे तौर पर यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणा हो जाएगा। फिर इसको लिख देना था धन 1, 8 एकम 1 आया और 1 एकम 1 आया, वही चीज आएगा। तो मिश्र की तरह अगर आप मिश्र भिन्न की तरह बदलने की कोशिश करेंगे तो मिश्र भिन्न को, तो यहाँ पर
और सरल हो जाता है। इसके बराबर 0 है तो इसके बराबर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ यह भाग है तो उधर जा करके गुणा हो जाएगा। तो 16x का वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर 0 गुणे 8। अब 0 में कुछ भी गुणा करें तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो 16x का वर्ग ऋण 8x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारे लिए क्या है, 1 और 16 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। और यहाँ पर ऋण 8 है तो जो हमारी संख्याएं होंगी उनके चिन्ह क्या होंगे, धनात्मक हमें चाहिए। गुणा करने पर धनात्मक कब आता है, जब दोनों समान चिन्ह के हों, या तो ऋण या तो धन। अब जोड़ने घटाने पर ऋण चाहिए तो धन धन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऋण ही आएगा, मतलब धन ही आएगा। इसलिए ये दोनों ऋणात्मक ही होने चाहिए। ठीक है, अब दोनों ऋणात्मक है तो संख्याएं क्या होंगी, जुड़ेंगी। जब दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ 1 ले लूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 होगा, तब तो ये दोनों जुड़ करके 8 होगा। इसलिए यहाँ पर ये की संभावना नहीं है। अब अगर हम क्या कर दें, 1 के बाद अगर 2 ले लें तो 6 होगा, 6 दूनी 12 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अब हम क्या करें भाई, तो आगे बढ़ेंगे तो 3 होगा, तो यह 5 होगा, 3 बचे 15, यह भी नहीं होगा। तो अगर 4 ले लें और यहाँ 4 ले लें तो 4 चौक 16 हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या होगा, 16x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4 क्यों वैनिष्ट है, क्योंकि दोनों 4 से दोनों विभाजित हो जाते हैं तो 4 हो गया। साथ ही साथ यक्स भी दोनों में है तो यक्स भी विभाजित करेगा। 4 चौक 16 तो 4 आया, और यक्स से यक्स स्क्वायर को भाग दिए तो यक्स बच गया। 4 से 4 यक्स, मतलब 4 यक्स से 4 एक्स को भाग देंगे, उसी चीज़ से उसी चीज़ को भाग देने पर क्या आता है, 1 आता है। तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 4 यक्स धन, जब भी हमें कई बार ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या है तो वही चीज़ लेकिन चिन्ह अलग अलग है। 4x का ऋण है और ऋण का धन है। ऐसी स्थिति में हमें ऋण 1 क्या लेना है, वैनिष्ट लेना है, और जो यहाँ है वह लिख देना है। यह उन बच्चों के लिए है जिनमें गलती होती है वैनिष्ट लेने। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे हम तो 4 से यह भी नहीं जाएगा और ना ही x से, तो ऐसी स्थिति में एक ही उभयनिष्ठ आता है। अब बात आती है, एक जब उभयनिष्ठ आएगा तो चिन्ह कौन सा लें, तो चिन्ह अगर हम धनात्मक लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, हमें यहाँ का चिन्ह क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। और यहाँ धनात्मक कब आएगा, जब ऋणात्मक लेके तब तो विपरीत चिन्ह आएगा, यहाँ विपरीत चिन्ह है, इसलिए हमें यहाँ पर उभयनिष्ठ में की चिन्ह क्या लेनी है, ऋणात्मक लेनी है। इस बात से निश्चित हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो दोनों पदों में एक ही चीज है, वैनिष्ठ है, तो इसको ले लेते हैं 4x ऋण 1। यहाँ से बचता है हमारा 4x, यहाँ से बचता है ऋण 1 बराबर 0। 4x ऋण 1 बराबर 0, या इसको उधर ले गए तो यह भी 4x ऋण 1 बराबर 0 होगा। इसको ले जाएंगे तो इसके बराबर हो गया, और इसको ले गए तो इसके बराबर, दोनों वही चीज है। तो इस बार के दोनों मूल क्या होंगे, वही आएंगे। क्या आएंगे ये देखते हैं। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 0, यह 1 उधर जुड़ जाएगा तो 1 बचेगा, या 4x बराबर 1, x बराबर यहाँ गुणा हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा, या x बराबर 1/4। हम इसे एक बार भी लिख सकते थे कि वही चीज़ है तो एक ही बार लिखे, लेकिन फिर मूल में जब हम 2 बार लिखते तो कई बच्चे क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि एक बार है तो 2 बार कैसे आ गया। इसीलिए हमने अलग अलग लिख दिया है कि गलती की गुंजाइश ना रहे, अच्छे से समझ में आए। तो हमारे क्या हो जाएंगे मूल, अतः मूल 1/4 और 1/4 है। ठीक है, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ
पिछले वीडियो में भी सीख चुके हैं, तो इसे फिर से ज़रूरत पड़ी फिर से बताया, क्योंकि हो सकता है आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो, तो उसे ज़रूर देखें और उन चीज़ों को भी सीखें। अब साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली जितनी भी चीज़ें थी, जो चीज़ें 1 नंबर के हिसाब से थी 1 नंबर के हिसाब से उसको अलग तरीके से बताया, जो 2-3 नंबर के हिसाब से थी उसको उस तरीके से हमने समझाया है। अब हम लेंगे दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 1 की ओर चलते हैं। तो उदाहरण 1 में हमें मिलता है, पहला है जो, तो जान और जीवंती 2 लोग हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे कांच के गोले जिसे हम बचपन में खेलते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल इतना है, 124 है। अर्थात बताइए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो इस तरीके के सवाल को भी हमने हल किया है, समीकरण बनाया है, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के हिसाब से चलेंगे, तो हमें एक ही चरण लेकर के चलना है। तो कंचे कितने हैं, तो जान के पास अगर हम किसी एक को मान लेते हैं, माना जान, यहाँ पर जान और जीवंती के पास कुल इतने हैं, इतना दिया है, तो हम जान के पास माने या जीवंती के पास, यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं। जान के पास प्रारंभ में ऊपर नहीं होगा, यहाँ होगा, प्रारंभ में कितने यक्स कंचे थे, ये तो हमें मानना है। अब दोनों के पास क्योंकि 45 कंचे थे, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जब दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है तो एक के पास यक्स है, तो कुल में से हम क्या करें, अगर दूसरे को घटा दें, मतलब एक को किसी भी एक को घटा दें, दूसरे का पता चल जाता है, तो हम यहाँ पर वही काम कर देंगे। तो जीवंती के पास इतने कंचे हो गए। अब क्या बोलता है, प्रश्नानुसार ये बोल रहा है कि दोनों ने यदि 5-5 कंचे खो दिए, तो 5-5 कंचे भाई खो देते हैं, तो उनके 5 कंचे हम खुआ देते हैं। तो अगर जान ने खो दिए तो कितने बचेंगे उसके पास, यक्स ऋण 5 बचेंगे। और अगर जब जीवंती ने खो दिया है तो 45 ऋण यक्स ऋण 5 बचेगा। अब उसके पास, दोनों के पास, और इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है, वह है 124। तो यह हो गया गुणनफल, यही है प्रश्न के अनुसार। अब हमें इसे हल करना है और समीकरण बनाना होगा पहले। तो पहले हम इसे यहाँ देखें, तो 45 में 5 चले जाएंगे, x ऋण 5 है, बराबर हो जाएगा 40 ऋण x बराबर 124। अब इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो क्या आ जाएगा, 40 x। ठीक है, x का गुणा 40 के साथ होगा तो 40 x का गुणा x के साथ होगा तो ऋण x का वर्ग हो जाएगा। विपरीत चिन्ह के थे इसलिए ऋणात्मक आ गया, फिर यहाँ फिर से विपरीत चिन्ह है तो ऋणात्मक आएगा। 40 पंचे 200 होता है, जो कि बहुत आसान है। 4 पंचे 20, 1 शून्य था तो 1 शून्य उत्तर आया।
दोनों समान चिन्ह के हैं इसलिए धनात्मक आएगा। 5 गुणे यक्स आ जाएगा 5 यक्स बराबर 124। यक्स स्क्वायर को हम सबसे पहले लिख देते हैं तो ऋण यक्स स्क्वायर 40 यक्स 5 यक्स जुड़ गए तो क्या आ गया 45 यक्स आ गया। अब यह ऋण 200 है, ऋण 200 हो गया, यह इधर आएगा तो ऋण 124 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, कुछ काम हमने एक साथ कर लिए हैं पर हमें नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है। यदि आपको ये मुश्किल लगता है तो पहले आप इसे जोड़ लें, फिर लिखें, फिर उसके बाद इसको बाद में लेकर के आए अगले लाइन में। ठीक है, क्या करेंगे, पहले हम इसको हल कर लिए, इतना आया, फिर बराबर 124 लिखेंगे, फिर अगला काम इधर करेंगे। तो अब ये दोनों हल होंगे, ऋण x का वर्ग धन 45x 200, ये जुड़ जाएंगे, दोनों समान चिन्ह के हैं लेकिन चिन्ह क्या आएगा, समान चिन्ह जो है वही रहेगा। 200 में 100 जोड़ दिए तो 300, बाकी तो जो है वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर शून्य है इसलिए बराबर आ जाएगा हमारा 0। अब क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंड विधि से आगे हल करेंगे, तब तो x के मान आएगा और फिर करना है। अब हमने x के मान के और तरीके भी पढ़े हैं, तो हम जब परीक्षा में आएगा, विधि का नाम नहीं दिया रहेगा, केवल यह सवाल दिया रहेगा तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं किसी भी। लेकिन अगर नहीं है दिया गया है, अभी हम इसमें जिस प्रश्नावली में जिस विधि से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 324 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, तो धन लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आ गया 324। अब साथ ही साथ यहाँ पर है 45। अब हम इसे इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ पर क्या है, दोनों का मान धनात्मक आना चाहिए, तो दोनों ऋणात्मक या धनात्मक हो सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर भी धनात्मक आएगा तो दोनों धनात्मक ही होंगे, यह बात सुनिश्चित हो जाता है। चिन्ह जब सुनिश्चित हो गया तो अब हम ये दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लिख के बताएं कि 1 2 3, तो यहाँ पर दोनों को जुड़ करके 45 आना है और दोनों का गुणनफल भी इतना होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितनी सारी संख्याएं होंगी। तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो बचता है 44। ठीक है, अगर 1 लेंगे तो आएगा 44, तो 44 से कम 44, यह नहीं होगा। तो अब अगर 2 लेते हैं तो 43 आता है, यह भी नहीं होगा। 3 लेंगे तो 42 आएगा, 3 दूनी 6, इकाई में 4 आना चाहिए इसलिए यह भी नहीं हुआ। अब अगर हम इकाई की ओर भी चलेंगे तो हमारा और भी आसान हो जाएगा, यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ 41 आएगा, तो यह 4 एकम 4 हो सकता है, लेकिन 4 चौक 16 ही हुआ, 160 164 ही हुआ, इसलिए अभी हम बहुत दूर हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अगर हम 5 लेते हैं जैसा बताया है तो 40 आएगा, और 5 शून्य शून्य इसलिए इकाई नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 में क्या आएगा 39 आएगा, और 6 नहीं 54, ये हो सकता है। तो चलिए हम इसको लिख करके चेक करते हैं। अब 6 नहीं 54, 4 हासिल है 5, 6 त्रिक 18, 5 23, तो 32 का उल्टा गया 23, अभी नहीं है, अभी थोड़ा सा और आगे जाने की आवश्यकता है। अब अगर हम 7 लेंगे, ठीक है, तो 7 और 8 आएगा, 7 8 15 होता है, तो 38, 7 8 56, इसलिए 7 नहीं हो सकता। 8 लेंगे तो 8 7 आएगा, और क्या आएगा यहाँ पर 8 7 15 होता है, तो इसका इकाई 7 होगा, यानी 37 आएगा, और 8 7 56, 8 भी नहीं होगा। 9 लेंगे तो 9 और 6 तो 36 आएगा, 9 6 54 हो सकता है। ठीक है, 9 6 54 की 4 आया, और 9 3 27, और हासिल 5 32 आ गया, तो ये भी हमारे आ गए 36 और 9।
तो देखा, अगर हम लिख करके ना करेंगे, बोल करके करेंगे तो ये बहुत जल्दी होगा। समझाने के लिए एक बातें लिख करके बताई जा रही हैं कि भले समझने में शुरुआत में समय लग जाए, एक बार सीख लेंगे तो हर चीज़ आसान और कम समय की होगी। तो हमने क्या पाया, ऋण यक्स का वर्ग धन 36 धन 9 इस तरीके से आप हल करेंगे तो एक चीज की गारंटी है कि गलती की संभावना तो बिल्कुल नहीं होगी। ऋण 324 बराबर 0, क्योंकि एक एक चीजें, एक एक बात यहाँ पर ध्यान करके बताई गई है कि पहले चिन्ह को देखना है, फिर उनका जोड़ होगा तो जुड़ेगा तो इतना, फिर घटाना। अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हमें इकाई को भी चेक करते हुए, देखते हुए चलना है। तो इससे हमें सारी संख्याओं से छुट्टी मिल जाती है कि सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा गुणा। अब यहाँ लेंगे तो यहाँ पर क्या है, यक्स उभयनिष्ठ है, तो आएगा यहाँ से ऋण यक्स, फिर आएगा यहाँ पर धन 36। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ऋण यक्स है, यहाँ पर धन यक्स है, तो यहाँ पर 9 से क्या चला जाता है, तो 9 से 36 अभी अभी किए हैं तो आया ही है, तो 9 से यह विभाजित करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 9 तो आ गया उभयनिष्ठ, यह निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, अंदर ऋणात्मक होना चाहिए, और अगर हम यहाँ पर धन ले लेते हैं तो यहाँ धनात्मक ही आएगा क्योंकि दोनों समान है। इस ऋणात्मक लाने के लिए हमें चिन्ह को ऋणात्मक करना होगा। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा ऋण यक्स, अब ऋण ऋण धन हो गया, दोनों समान चिन्ह के हो गए। अब 9 से इसे भाग देंगे तो यहाँ पर धनात्मक आएगा, तब तो ऋणात्मक आएगा। अब 9 से भाग दिए तो 36 यहाँ से हमने जान लिया है। अब बराबर 0, ये हमारे दोनों एक समान पद हो गए। अब हम यहाँ से इन दोनों को निष्ठ ले लेंगे तो क्या आएगा, ऋण यक्स धन 36, यहाँ से बचा x ऋण 9 बराबर 0। अब या तो इसके बराबर 0 या तो उसके बराबर 0, तो यक्स ऋण यक्स धन 36 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, ऋण यक्स बराबर ऋण 36, ऋण ऋण हट गया तो यक्स बराबर 36 या यक्स बराबर यहीं पर ही आएगा यक्स बराबर 9, यक्स बराबर 9। 0 में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, धन 9 हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम जॉन के पास x का है तो 9 लेंगे तो इसके पास 36 बचेगा। अगर जॉन के पास x लेंगे यानी 36 ले लेते हैं तो इसके पास 9 बचेंगे। तो क्या थे, यही थे, इन्हीं दोनों का गुणनफल है। किसके पास क्या है, तो x के दोनों मान है। ठीक है, तो हमारे अभीष्ट मान क्या हो गए, 36 और 9 हो गए। अतः अभीष्ट मान 36 और 9 है। ठीक है, यहाँ इसका कोई निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर 36 लेंगे इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये भी आप अगर जान की जगह 36 लेंगे तो उसका 9 आएगा, और या तो फिर 9 लेंगे तो 36 आएगा, दोनों स्वतंत्र हैं। अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। अब हम लेंगे दूसरा सवाल, जिसमें दिया गया है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, यानी वह उद्योग निर्मित करता है। अब साथ ही साथ और क्या दे रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन को अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो हमें निर्माण किए गए, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की
संख्या को घटाने से संख्या के प्राप्त संख्या के बराबर, जो बराबर का उतना आएगा उतने के बराबर होगी। किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 थी, यानी उस दिन कुल जो लागत आई 750, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम उस दिन के मान लेंगे। माना खिलौनों की संख्या x है। अब संख्या x है तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौनों या खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, ₹55 हो जाएगा। क्योंकि क्या करना है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यह है। ठीक है, यहाँ पर कोष्टक में लिख देना है ब्रैकेट में कि एक दिन में निर्मित, क्योंकि यहाँ पर एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या की बात हो रही थी, इसलिए या तो आप यहीं पर शुरू में लिख दें माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या। तो इसलिए अगर समझने में गलती ना हो तो, क्योंकि हम कोई चीज़ मान के चले, बोल के चले, हमारे मन की थोड़ी बातें हैं, वहाँ पर जब हम परीक्षा में जो चीज़ लिखेंगे वही चीज़ मानी जाएगी, इसलिए स्पष्ट लिख दें। प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना हो गया। अब जब इतना हो गया तो आगे क्या बोल रहा है कि खिलौनों का कुल मूल्य प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, खिलौनों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। कुल मूल्य हमें दिया गया है 750 रुपए 750। अब भाई कुल मूल्य आएगा कैसे, तो जब आप कोई चीज सामान खरीदते हैं तो एक चीज का मूल्य होता है, तो जितने खरीदते हैं उसमें से गुणा कर देते हैं तब तो आपको कुल मूल्य आता है। तो आपने एक सामान का कीमत इतना है और आपने सामान इतने खरीदे हैं, अर्थात एक दिन में खिलौने इतने बने हैं और एक खिलौने की कीमत इतने हैं, तो उनको गुणनफल करेंगे तो x गुणे क्या हो जाएगा 55 ऋण x बराबर आ जाएगा 750। यहाँ से गुणा कर देते हैं तो 55x ऋण x का वर्ग बराबर 750। अब हम इसको इधर लिख देते हैं तो ऋण x का वर्ग धन 55x, अब इसको भी इधर ले आते हैं तो ऋण 750 बराबर 0। अब यह हमारा वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसे हम गुणनखंड से हल करेंगे तो यहाँ ऋण और ऋण का गुणनफल क्या हो जाएगा, फिर से धन हो गया तो 750 आ गया। अब इस 750 के लिए यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 हो गया। अब जो हमारा पहला है और दूसरा है चिन्ह जानेंगे तो धनात्मक है तो दोनों क्या होंगे, धनात्मक कब होंगे, दोनों या तो ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे। अब हम इससे चिन्ह जानते हैं, चूंकि यहाँ धनात्मक है तो धनात्मक तभी आएगा जब दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों का धनात्मक ही होगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक आ जाएगा जोड़ करके। अब यहाँ से आना चाहिए इकाई में शून्य। ध्यान देने वाली बात है कि इकाई में हमें शून्य चाहिए, संख्या बड़ी है इसलिए इकाई भी यहाँ पर क्या है मुख्य भूमिका की तरह निभाएगी। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर यानी कि अगर ये 1 होगा तो यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर बहुत छोटा आ रहा है तभी कहूँ कि यहाँ पर इनका गुणनफल 1 4 से तो आएगा नहीं, यहाँ पर एक 5 छूट गया है तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये 55 है। ठीक है, तो अब हो सकता है, अब हम 1 लेंगे 4 लेंगे तो ये तो ऐसे हो नहीं सकता। अब हम 1 के बाद चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ा गुणनफल है तो क्या हम यहाँ पर 11 ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा।
11 चौक तो 1 चौको, ठीक है, 11 चौक 44, 11 4 आया, अभी होगा नहीं है निश्चित है, पर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ये पता लगाना चाह रहा हूँ क्या इससे 11 से छोटी संख्या होगी या बड़ी होगी, या हम कर दे तो 10 कर दे तो 45 कर दे, तो हमारे लिए इस तरीके से आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 10 ले लें और यहाँ 45 ले लें तो 45 दहम 450, तो ये अभी 10 से ज़्यादा बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब 450 से बहुत आगे की संख्या की बात है, इसलिए अगर हम करें तो क्या होता है, 2 पंचे 10 आता है, ठीक है, और 1 दाम 10 आता है, और 4 पंचे भी 20 आकर के 10 आता है, और 8 पंचे 40, तो कुछ इस तरीके का आना चाहिए। तो चलते हैं कि यहाँ देखते हैं, अगर हम 11 लेते हैं तो 44 होगा और 4 एकम 4 नहीं होगा, 12 लेते हैं तो 2 आया और ये 33 हो गया, तो 3 दूनी 6 नहीं आएगा, 13 लेंगे तो 3, सीधे सीधे हम पहले 20 से चेक कर लें जिस तरीके से, तो उस तरीके से 35, और क्या होगा, 2 पंचे 10, ये शून्य तो पहले से ही है, 2 पंचे 10 पहले और आएगा, और 2 तिहाई 6 7, यानी कि इससे और आगे होगा। तो हम बीच के जो गलती कर सकते, बहुत सा समय हम व्यतीत करते, तो इस तरीके से हमें कर लेना है, 10 20 30 से पता कर लेना है कि इससे बड़ी संख्या का होगा कि इससे छोटी संख्या का होगा। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया कि 20 के आगे की संख्या होगी। 20 के आगे जब हम चलेंगे तो 21 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, 1 तो 22 होगा, तो यह क्या होगा, 33 होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, 2 तिहाई 6 हो गया, तो अगर यह 3 होगा तो फिर यह 2 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 4 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर अगर 5 होगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यह आ गया 25 और 30 क्या हो जाएगा, 0 0 आया, 3 5 15, 3 दूनी 6 7, तो हमारे यहाँ पर आ गए 25, यहाँ पर 30। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, लेकिन वह क्यों लगा है, क्योंकि आपको विस्तार पूर्वक समझाने के कारण, हर तरह की संभावनाओं के कारण कि किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी बड़ी संख्या आए तो आप इस तरीके से 10 20 30 से क्या करें, उसे जांचें कि किसके बाद है और किसके पहले है, और फिर हम इकाई के अंकों का गुणनफल करके देख लेंगे। अब हमें संख्या मिल गई है, ऋण x का वर्ग क्या आया है, धन 30 x धन 25 x ऋण 750 बराबर 0। अब हम आगे चलेंगे तो यह जो हमारा होगा, यहाँ से x वैलिस्ट आ जाएगा, तो ऋण x धन 30। अब यहाँ पर फिर से हमें क्या करना है, x 25 से भाग दिया है तो यहाँ 30 आया ही है, तो यह तो निश्चित हो गया कि यह भाग चला जाएगा, यानी कि यह उभयनिष्ठ आएगा ही आएगा। अब भाग देंगे, उभयनिष्ठ जब आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा। यक्स का चिन्ह क्या हो चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर जब ऋण यक्स आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा, तभी यह दोनों मिलकर धनात्मक आएंगे, निश्चित हो गया। अब जब यहाँ ऋण है तो यहाँ अंदर जब हम कुछ भी करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो यहाँ पर धन कर देंगे। अब 25 से भाग देने पर 30 आ गया, तो सही है। अब दोनों पदों में वही चीज है, तो यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ऋण यक्स धन 30 यहाँ से आ गया, अब यक्स ऋण 25 बराबर 0। अगर इस समस्या से भी आप बचना चाहते हैं कि इस तरीके से ना हो, तो इसका भी एक उपाय है, यहीं से आप क्या कर दें, दोनों पक्षों का चिन्ह बदल दें, तो यहाँ पर x का वर्ग कर देंगे, फिर ऋण 55 आ जाएगा, और फिर इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ से वो झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन
एक एक काम बढ़ाने से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें क्या होती है, झंझट लगती है और लगता है कितना ज़्यादा कितनी कठिन बातें हो गई, जबकि कोई नहीं, वो हमारे काम को आसान ही करता है। ऋण यक्स, अब या तो इसको उधर ले जाएंगे तो इसके बराबर शून्य आ जाएगा, इसको उधर जाएंगे तो इसके बराबर शून्य। तो ऋण यक्स धन 30 बराबर शून्य, या x ऋण 25 बराबर शून्य। ये उधर जाएगा तो शून्य को भाग करेगा, तो शून्य को कोई भी चीज भाग करता है तो शून्य आता है, और दूसरे साइड यह जाएगा तो यह भी भाग देने पर शून्य आएगा। अब यहाँ से चलते हैं तो ऋण x बराबर ऋण 30 या x बराबर 25। x बराबर, दोनों तरफ से ऋण ऋण हटा दिए तो x बराबर 30 या x बराबर 25। अब अगर हम 30 मानेंगे तो क्या आएगा, खिलौनों की संख्या 30 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। तो हमारे लिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य अलग होगा। 30 होने के आधार पर 30 माइनस करेंगे, 30 घटाएंगे तो 25 आएगा, 25 करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, तो अतः ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट मान अभीष्ट मान 30 व 25 है। बस यहीं से कहानी खत्म। हमने दोनों की स्थिति के लिए आप अब छोड़ दिया कि भाई जांचने वाले आपको 30 लेना है 30 लो, 25 लेना है 25 लो, आपके ऊपर है, निर्भर करता है, पर होगा इनमें से दोनों। ठीक है, तो यह हो गए हमारे अभीष्ट मान। 30 25 है, यानी खिलौनों की संख्या भी 30 या 25 होगी। ठीक है, लिख सकते हैं, अतः खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर यह आता है तो ये ना लिखे तो ये लिखे, ये लिखे, दोनों लिख दें, एक ही को लिखे, किसी को भी लिखे, अपनी स्वेच्छा से लिखे। पूरी जानकारी यह है, हमें पूरा यह लिखना चाहिए। अब हम चलेंगे इस तीसरे सवाल की ओर, जहाँ कुछ अलग दिया गया है। देखते हैं क्या दिया गया है। तीसरा सवाल बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ दिया गया है दो संख्याएं हैं, उनका योग क्या दिया गया है, 27 है, और गुणनफल 182 है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। चूंकि दोनों संख्याओं का योग एक क्या है, 27 है, तो दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी है तो क्या करते हैं हम, 27 में पहली संख्या को घटा देंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो 27 ऋण x हो गया, यही चीज होता है। तो दूसरी संख्या क्या है, होगी, दूसरी संख्या हमारी 27 ऋण x होगी। अब बात करें तो प्रश्नानुसार तो इन दोनों का गुणनफल दिया है 182 है, तो दोनों को गुणा कर देते हैं। x गुणे 27 ऋण x बराबर हो जाएगा 182। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 27x, x गुणे x ऋण x का वर्ग बराबर हो जाएगा 182। अब इसको इधर ले लेते हैं तो ऋण x का वर्ग धन 27x, यह हल हो गया। इस पद को इधर ले आएंगे तो ऋण 182 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
कर देते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला था, दोनों को पक्षों को क्या करने पर, चिन्ह बदलने पर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण 27x धन 182। इस तरीके से भी करके इधर चिन्ह बदलेंगे, शून्य का कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, जो अब काम करें हम दोनों पक्षों में करें या दोनों से हम ऋण से गुणा कर दिए हैं, ऋण से गुणा करेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से देखते हैं। अब यहाँ का काम क्या है, यहाँ का काम हो गया ऋण 27 आ गया, इसको हमें तोड़ना है दो भागों में। अब जो 182 एक कम 182 आया, जो इनका गुणनफल है वो है हमारा 182 है। अब बात करें तो यहाँ पर चिन्ह क्या आना चाहिए, ये धनात्मक आना चाहिए। धनात्मक कब आएगा, जब दोनों ऋणात्मक होंगे या दोनों धनात्मक होंगे। अब यहाँ की संख्या ऋणात्मक है, इसलिए दोनों ऋणात्मक होंगे, क्योंकि वो दोनों ऋणात्मक होंगे तो जुड़ेंगे, जुड़ करके वही चिन्ह आएगा, इसलिए ऋणात्मक चाहिए था तो ऋणात्मक धनात्मक रहेगा। अब ये जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ संख्या भी बड़ी है, काफी है, अगर 30-40 के आगे है अभी बड़ी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है इकाई का उपयोग करके भी। तो अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 17 आएगा। 17 दाम 170, यानी बिल्कुल करीब हैं, हम पास ही हैं। 170 से 80 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इससे आगे होगा, यह क्लियर आ गया। अब निश्चित हो गया। अब यहाँ पर इकाई में 2 चाहिए इस बार। अगर यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर बढ़ेगा तो इधर घटेगा, इधर 1 होगा तो इधर 6 होगा, 1 छक्के 6 नहीं आ रहा है। 2 ले लेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 नहीं होगा। 3 ले लेंगे तो यहाँ पर 5 से 4 हो गया, अर्थात यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो 14 त्रिक 42, 4 14 एक 14 और 4 हासिल 18 आ भी गया। तो यह जो हमारी संख्याएं हैं वह यहाँ यही हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं तो x का वर्ग ऋण 14x ऋण 13x क्या आ गया धन 182 बराबर 0। अब हम जो यहाँ करेंगे वहाँ के आसान के लिए हमने इसको किया था, चिन्ह बदल दिया था। तो यहाँ देखते हैं दोनों पदों में से x उभयनिष्ठ है तो x ऋण 14, यहाँ से 13 से भाग पूरा पूरा चला जाता है, 14 बार में आता है, इसलिए 13 उभयनिष्ठ होगा। अब 13 उभयनिष्ठ होगा तो यहाँ से ऋण है तो ऋण ले लेते हैं, ऋण 13 लेंगे तो यहाँ का चिन्ह क्या हो जाएगा अंदर, यहाँ ऋणात्मक है इसलिए धनात्मक आएगा यह। अब x चाहिए था, यहाँ ऋणात्मक चाहिए हमें तो ऋण, यहाँ ऋणात्मक आएगा तो चिन्ह समान होगा तब तो धनात्मक आएगा। तो इस बात से हमें एक बार क्या करना है, मुझे भी लेना है, उसके अनुसार देख लेना कि यहाँ वाला हमें क्या चाहिए, जो यहाँ चाहिए वही यहाँ चाहिए। तो यहाँ का निश्चित है कि यही चाहिए। अब यहाँ अगर ये चाहिए तो ये कब आएगा, जब यहाँ धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, यही हमें देखना है। बराबर आ गया 0। यहाँ पर दोनों पदों में x ऋण 14 उभयनिष्ठ है तो हम इसे उभयनिष्ठ ले लिए, यहाँ बचता है x ऋण 13 बराबर 0। या तो x ऋण 14 बराबर 0 या x ऋण 13 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा हमारा 14 या हो जाएगा x बराबर 13। यह उधर जा गया तो 0 में जुड़ गया, 0 में जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, जो है यह वही रहेगा। अब हमारी पहली संख्या क्या होगी, अतः पहली संख्या 14 या 13 होगी। अतः अब पहली 14 होगी तो दूसरी 13 होगी, पहली वो होगी तो अतः पहली संख्या 14 या 13 होंगी। पहली संख्या क्या बोले, संख्याएं ही बोल सकते हैं। ठीक है, पहली 14 होगी तो दूसरी होगी, तो यहाँ पर अतः हम लिख दें संख्याएं, अतः संख्याएं 14 या 13, फिर क्या होगा हुआ हो जाएगा 14 13
हैं। अब कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है यह निश्चित कर ली। ठीक है, पहली 13 होगी तो दूसरी 14 होगी, तो पहली 13 होगी तो दूसरी 14, पहली 14 तो दूसरी 13। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सवाल में। चौथे सवाल में दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत है इसलिए क्या होगा, अगर एक जो भी होगा उससे एक ज्यादा दूसरी होगा। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स और यक्स धन 1 है। अब जब यह दोनों संख्याएं हो गई, इन दोनों संख्याओं के क्या दिया है, वर्गों का योग दिया है 365 प्रश्नानुसार। भाई ये दोनों संख्याओं का वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग धन, इन दोनों का योग बोल रहा है इसलिए दूसरी संख्या क्या है x धन 1 का वर्ग। दोनों का योग कितना है 365 दिया हुआ है। x का वर्ग कर देंगे तो ये हल हो ही, तो इसे रहने देते हैं। इसको आगे हल करते हैं तो धन x का वर्ग पहले पद का वर्ग गुणे धन 2 गुणे क्या हो जाएगा, पहला पद x गुणे दूसरा पद 1 धन दूसरे पद का वर्ग बराबर है 365। x का वर्ग जुड़ गया तो 2x का वर्ग हो गया। इसको हल किए तो 2 1 कम 2x, तो 2x धन 2x धन 1 का वर्ग आ गया 1 बराबर 365। अब इसको भी इधर ले आते हैं तो 2x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 365 बराबर 0। 2x का वर्ग धन 2x, 365 में 1 चला गया तो ऋण 364 बराबर 0। यहाँ देखें तो गुणांक देखें, गुणांकों की संख्या देखें, संख्या को देखें तो सभी सम संख्याएं हैं और सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, इसलिए यहाँ 2 हम क्या ले लेते हैं, भयनिष्ठ ले लेते हैं। जब 2 भयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x का वर्ग बचेगा धन यहाँ पर x बचेगा ऋण 2 से भाग दे देते हैं तो 2 1 कम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16 पूरे चला गया तो अगली संख्या आई 4, 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इस 2 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर हो जाएगा 0/2। x का वर्ग धन x ऋण 182 बराबर 0। 0 से किसी चीज को भाग देंगे 0 ही आएगा, ये कई बार कर चुके हैं, पिछले सीख चुके हैं। यह इसलिए किया है ताकि यह आसान हो जाए थोड़ा सा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या थी, इससे 2 और का गुणा कर दे और बहुत बड़ी संख्या हो जाती, पर उसे हम यहाँ पर छोटा कर दिए। आगे का काम है यहाँ पर ऋण 182 कम क्या आ जाएगा हमारा 182। अब यहाँ देखें तो इसे करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर चिन्ह ऋणात्मक आना चाहिए, यानी कि दोनों की बात करें तो क्या होंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। अंतर जो है वो धनात्मक आना चाहिए, यानी कि बड़ा वाला धनात्मक होगा, ये वाला ऋणात्मक होगा। इसे हम ये ना भी बनाए तो यहाँ से जान जाएंगे कि धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इसलिए हम ये बॉक्स बनाते हैं, यहाँ कई बार जब हम तो ये अभी यहाँ पर मिटा देते हैं, पर आप जब पेन से लिखेंगे तो मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए दोनों अलग अलग है। यहाँ पर कटपीट होता रहेगा चलेगा, पर यहाँ पर साफ सुथरा लिख देंगे जो अंतिम में आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर बात करें तो यह इससे 1 ज्यादा होगी। अब हम अगर यहाँ पर 10 लेते हैं तो यहाँ 11 होगा, 11 का हम 110। अभी और आगे चलिए, ठीक है। अब
बात आती है अगर यहाँ पर 20 ले लेते हैं तो यहाँ 21 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 2 और 0, ये बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 20 से कम होगा, यह पता चल गया। तो अगर हम यहाँ पर 10 से ज़्यादा है यानी कि और 20 से कम है यानी कि दहाई में तो 1 आएगा, यह निश्चित हो गया है। इकाई की जब हम जांच करेंगे तो इकाई में 1 ज़्यादा आना चाहिए, तो अगर यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 1 ज़्यादा 2, 1 दूनी 2 हो सकता है, संभावनाएं बिल्कुल है। तो 1 तो हम गुना करेंगे, 11 दूनी 22, 2 आया, 2 हासिल, 11 कम 11 और 2 13 नहीं आया। अब अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं तो ये 3, 2 तिहाई 6 नहीं होगा, 3 लेंगे तो यह 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, यह भी संभावना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, 13 चौको 52 की 2 हासिल आया, 5 13 एक कम 13, 5 18 हो गया। तो यहाँ से हमारा काम हो गया कि यही संख्याएं होंगी। तो यक्स का वर्ग धन 14 यक्स ऋण 13 यक्स ऋण 182 बराबर 0। अब अगर आप इसको समझने के लिए अभ्यास में कर रहे हैं, परीक्षा में भी कर रहे हैं, तो इसको ऐसे रफ वर्ग में इधर करें, ठीक है। यक्स का वर्ग 14 यक्स में 13 यक्स चले गए, तो अच्छा ये आगे नहीं करना, इस तरीके से करना होता तो यही करते, हम तो उसे और बना रहे हैं उसी रूप में। हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इनमें उभयनिष्ठ लेना है, तो दोनों में यक्स ही उभयनिष्ठ होगा, यक्स लेंगे तो यक्स बचा, यहाँ से धन 14 बच गया। फिर यहाँ से हमें दोनों धनात्मक चाहिए, तो यहाँ से धनात्मक है यानी यहाँ क्या आएगा, ऋणात्मक लेंगे तभी ये ऋणात्मक आएंगे, चिन्ह विपरीत आना चाहिए यहाँ का और अंदर धनात्मक। साथ ही साथ 13 से यहाँ विभाजित किया है तो 14 आया है, तो 13 भी होगा, यहाँ बचेगा यक्स धन 14, ठीक है। एक बार यहाँ पर जांच कर लेते हैं तो ये वही है, ठीक है, क्या इसका चिन्ह वही आएगा, तो ऋण धन ऋण आ रहा है, ऋण धन ऋण आ रहा है, ठीक है। अब जब सब सही है तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ से यक्स धन 14 और बचा क्या उभयनिष्ठ लेने पर यक्स ऋण 13 बराबर 0, यक्स धन 14 बराबर 0 या यक्स ऋण 13 बराबर 0। ऐसा हमने कई बार किया है। तो यक्स बराबर जब उधर जाएगा तो यह ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋण 14 या यक्स बराबर 13। अब ये दो मान आ गए हैं, तो दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं यह है। अब चूंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या है इसलिए यहाँ से ऋणात्मक का मान क्या है, हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यह मान किसी मतलब का नहीं है, यही मान हो सकता है, अतः दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्रमागत भी है, 13 14 है, ठीक है। क्रमागत छूट गया है तो आप लिख लें, ना लिखें तो ये जरूर लिखें कि यहाँ पर क्रमागत होगा, ठीक है। अब हम लेंगे 5वां सवाल। 5वें सवाल में हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। साथ ही साथ कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर का है, तो अन्य दो भुजाएं अर्थात क्या जानना है, आधार और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई दिया है आधार से कम है इसलिए आधार मानना होगा क्योंकि ऊंचाई आधार पर निर्भर है। माना आधार
यक्स सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई क्या हो जाएगी भाई, 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो यक्स ऋण 7 कम कर देंगे, सेंटीमीटर होगी। ठीक है, साथ ही साथ दिया है, क्या दिया है, कर्ण 13 है, दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय को अगर हम याद करें तो वहां होता है कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, लंब ही क्या होती है, हमारी ऊंचाई होगी। अगर इस तरीके से बोले, ये है एक समकोण त्रिभुज जहां पर यह दे रखा है 13, यह हमने माना है, क्या माना है, आधार को यक्स, तो ये आया है 7 ऋण यक्स। यही चीज उसकी ऊंचाई भी होगी, तो यह लंबाई है, तो यही ऊंचाई होगी। तो कर्ण का वर्ग है, यानी कि 13 का वर्ग बराबर लंब यानी कि ऊंचाई, तो x ऋण 7 का वर्ग धन क्या हो जाएगा, आधार अर्थात x का वर्ग। 13 का वर्ग हल करेंगे तो होता है 169। इसे हल करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा ऋण 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 7 गुणे 7, फिर आएगा दूसरे पद का वर्ग 7 का वर्ग, फिर आएगा ये वाला पद, तो x का वर्ग। यह कहाँ से आया है, तो यह आया है a ऋण b का वर्ग बराबर आता है a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। इस सूत्र से यह आया है। अब इसे आगे हल करते हैं, तो 169 बराबर x का वर्ग और x का वर्ग जुड़ जाता है तो 2x का वर्ग हो जाता है। अब 7 दूनी 14, तो ऋण 14x हो गया। इसे हल किए तो 7 का वर्ग 49 हो गया। इन सब को इधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, अर्थात 0 बराबर 2x का वर्ग ऋण 14x धन 49 ऋण 169। यह इधर गया तो 169 हो गया। उधर से इधर लाते तो उधर 0 होता था, इधर से उधर ले गए तो इधर 0 हो गया। सिर्फ इतना ही है। अब हम इसे हल कर देते हैं तो 0 बराबर 2x का वर्ग ऋण 14x 49 ऋण 169। तो 9 में 9 गए तो 0 आया, 6 अर्थात थोक में 4 गए तो 2 और 1। ऋणात्मक बड़ा है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह आ गया। अब बारी आती है, हम इसको इधर लिख देते हैं, या तो यहाँ पर देखें तो फिर से क्या हो जाएगा, 2x का वर्ग ऋण 14x ऋण 120 बराबर हो जाएगा 0। दोनों पक्ष समान है, चाहे इसको इधर लिखें चाहे उधर लिखें। अब इसके बाद हम यहाँ पर दोनों सभी पदों में 2 उभयनिष्ठ है, क्योंकि सभी समान सम संख्याएं हैं, इसलिए 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो x का वर्ग ऋण 2 सते 14 x ऋण 2 से भाग दी 2 छक्के 12 0 बराबर 0। अब यह 2 इधर गुणा है, उधर चला जाएगा भाग हो जाएगा। तो x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0/2। x का वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब यह हमारा हो गया है। अब इसे हमें आगे हल करना है। तो यहाँ पर हमारा गुणनफल आता है ऋण 60 एकम ऋण 60 आएगा, जो 2 हमें पद चाहिए
तो हमारा यहाँ क्या आएगा, ऋण 7 आएगा। अब गुणनफल करने पर दोनों का चिन्ह ऋणात्मक आना चाहिए, यानी दोनों विपरीत आएंगे। चिन्ह यहाँ पर बड़े वाले का आएगा, ऋणात्मक आएगा, ये धनात्मक आ गया, चिन्ह की बातें क्लियर हो गई। अब दोनों का अंतर चूंकि विपरीत है तो घटेगा, यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 60 आना चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, उससे 7 ज़्यादा होना चाहिए था, यानी कि 8 नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम 10 ले लें सीधे सीधे तो यह क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। उसकी आधे की बात हो रही है तो हम यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी संख्या नहीं है। 2 लेंगे तो 9 होगा और 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 यानी 30 नहीं होगा। तो इतने के बाद हमें अगर 4 लेते हैं तो 7 4 11 होगा, 11 चौक 44 होगा। मैं ये सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी आप बिना लिखे भी करना है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, तो हम इसे बिना लिखे करते हैं। 4 11 44, 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 आ गया। बस 1 2 3 4 5 इतना ही तो लेना था, क्या बहुत बड़ी बात थी, नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 12 और यहाँ 5। तो x का वर्ग ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। अब यह जो आया है तो क्या हो गया, यहाँ से x उभयनिष्ठ हो गया है, x ऋण 12 बचा, यहाँ से धन 5 उभयनिष्ठ, 5 दोनों को भाग देगा, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से ऋण 12 बचेगा, बराबर आ गया 0। x ऋण 12 दोनों में है, इसलिए x ऋण 12 आ जाएगा। यहाँ से ये x आया और यहाँ से 5 आ गया, धन 5 बराबर 0। x ऋण 12 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0। अब यह वाला काम हम कई बार कर चुके हैं, यह यहाँ पर कुछ अतिरिक्त काम था नए तरीके से। तो जब हम इससे ये बनने लगेगा तो हमें सिर्फ इसको सीखने की जरूरत है, किस सवाल में क्या बोल रहा है, क्या मानना है, क्या निकालना है। यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12 या x बराबर ऋण 5, यह बदल जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो आ गया हमारा ऋण 5। अब x बराबर या ऋण 5। अब यहाँ पर बात है दूरी की, तो दूरी क्या हो सकती है, यानी एक लंबाई है, चाहे चौड़ाई हो ऊंचाई हो, पर एक कुछ न कुछ तो लंबाई ही होगी। तो क्या ऋणात्मक में हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए हमें x बराबर क्या लेकर के चलना है, 12, ठीक है। लेकिन अगर हम 12 लेकर के चलेंगे तो हमारी ऊंचाई भी आएगी, तब फिर यही आएगी केवल ऋणात्मक वाली, तो आएंगे वही दोनों मान, ठीक है। अतः आधार 12, आधार को x माना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 ऋण 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर है। तो यह हमारे हल हो गए। देखा आपने, थोड़ा सा यह बड़ा सवाल था, क्यों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हल करने में 1-2 लाइन का ज़्यादा बड़ा है, बाकी काम वही है, ठीक है। तो हमें इसी तरीके से हल करना है। जब भी हमें समीकरण मिले इस तरीके का तो क्या कर लेना है, अगर वहाँ से सभी पदों में उभयनिष्ठ है तो एक बार उसे उभयनिष्ठ लेकर के छोटा कर लें, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 120 से इसे 2 गुना करना है और इस तरीके से 240, बस निकालने में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो कठिन नहीं है, यदि आपका गुणा और जोड़ करने का तरीका क्या है, तेज है, आप आसानी से जोड़ पाते हो। 7 5 12, 8
5 13 8 9 17 इस तरीके से एक बार में सीधे तौर पर, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और नहीं है तो आप इस तरीके से करें, पूरा होगा। अब हम चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठे सवाल में दिया गया है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। जहां एक विशेष दिन देखा जाए तो प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से अधिक है। यानी एक दिन में जितने बर्तन बनाए जाते हैं उसका 2 गुना कर दिया जाए और उससे में 3 अधिक यानी 3 जोड़ दिया जाए तो एक नग की लागत आएगी। तो मान लेते हैं, माना उस दिन क्या थे, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या। अगर निर्मित में ही बहुत झंझट होती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, हम बने बर्तनों की संख्या आप अपने शब्दों में बिल्कुल स्वतंत्र है लिख सकते हैं। निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं यक्स है। तब क्या हो जाएगा भाई, तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या होगी, प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर हो जाएगा, जो कि बोला है कि लागत है हर दिन में बने बर्तनों की संख्या जो यक्स है उसके 2 गुने से। तो 2 गुना करने के लिए 2 से गुना कर दिए तो 2 यक्स हो गया, साथ ही साथ उसके से 2 गुने से 3 भी अधिक है तो अधिक 3 कर दिया, तो ये उसकी लागत हो गई। जो लागत होगी वह रुपए ही होगी, निश्चित है। अब हमें प्रश्नानुसार क्या स्थिति दी गई है, दिया गया है कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लागत है, कुल लागत बराबर क्या होगा, अगर हम कुल लागत की बात करें तो आपका कुल लागत कितना लगेगा, जितना बर्तन बनाएंगे और जितना उसका जितने एक बर्तन की लागत होगी उन दोनों का गुणनफल होगा। तो कुल लागत हमें दिया गया है रुपए 90 और इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा x गुणे 2x 3। क्यों हुआ यहाँ पर गुणनफल, तो जब हम यहाँ पर भाई आप जितने बर्तन बनाओगे, जितनी चीजें खरीदोगे और एक का जितना कीमत होगा उससे गुणा करने पर ही कुल पता चलता है, तो वही चीज यहाँ पर हुआ है बराबर 90। ठीक है, लिखने में आप कुल लागत को जो दिया गया है मान हमेशा इधर रखें, सूत्र जिससे इधर लिख सकें, जिससे आपको इधर से इधर करने का काम आपको न करना पड़े। यहाँ से x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x का वर्ग हो जाएगा, x से इसको गुणा किया तो 3x हो गया बराबर है 90। अब यह हमारा आ गया इधर, तो 2x का वर्ग धन 3x ऋण हो गया 90 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखें तो 2 से ये 2 विभाजित होंगे, लेकिन यह नहीं होगा, नहीं होता कोई बात नहीं, बड़ी संख्या आएगी तो आगे देते हैं। 90 दूना 2 9 18 तो हमारा हो जाएगा 180। चिन्ह की बात करें तो ऋणात्मक होगा, विपरीत चिन्ह के हैं, और जो यहाँ पर है वह धनात्मक है। अब हमें गुणा करने पर क्या चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, तो गुणा करने पर ऋणात्मक कब आएगा, जब विपरीत चिन्ह के होंगे, लेकिन जोड़ने घटाने पर धनात्मक चाहिए तो बड़ा वाला धनात्मक होगा, छोटा ऋणात्मक होगा। अब धन और ऋण के हैं तो घटेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका अंतर 3 है तो यहाँ पर 4 आएगा, तब तो 4 में 1 घटेगा तो 3 आएगा। यह समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं तो हम सीधे सीधे यहाँ पर दोनों को 10 कर देते हैं और इधर 10 हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा
10 से इधर आएगा 13, 13 दाम 130। अभी थोड़ा सा और आगे जाना है, ठीक है। तो यहाँ से सीधा इतना करने से हमें बहुत क्यों 10 ही लेते हैं, क्योंकि इसका गुणनफल शून्य वाला है तो गुणा करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। अब इससे आगे चलते हैं तो हम अगर 11 ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 ज्यादा अर्थात 14, 1 चौके 4 नहीं आया, शून्य तो आया ही नहीं, तो 12 ले लेंगे, 12 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 ज्यादा 15, 2 पंचे, ये हो सकता है 12 पंचे 60 के शून्य हासिल आए 1, 12 एक कम 60 के शून्य हासिल आए 6, 12 एक कम 12 और 6 18, यह हमारा आ गया, अर्थात 15 और 12 ये हमारे क्या हो गए, ये भी मान आ गए। तो हमारा यह 12 है, और तो हमारे हो गए 2x का वर्ग धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अब जो ये होगा तो यहाँ से 2 तो वेनिस्ट नहीं होगा, यक्स बस होगा, तो यक्स आ गया, तो यहाँ से 2 बचा रह गया, साथ ही साथ यक्स बच गया, धन यहाँ पर यक्स हट गया, यक्स से विभाजित हो गया, 15 बच गया। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 से चाहिए भी यहाँ पर, तो 2 से अगर भाग दें तो 6 आएगा, तो छक्के यानी कि 6 हुआ निश्चित, तब तो 6 दूनी 12 होता, तो यहाँ पर हम ऋण 6 ले लेते हैं, तो 2x आ गया, ऋण धन ऋण सही है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, धन 6 15 छक्का 90, अब बराबर हो गया 0, वही चीज यहाँ लिखना है, 2x धन 15 यह हो गया, x ऋण 6 बच गए बराबर 0 हो गए, 2x धन 15 बराबर 0 हो जाएगा, या x ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा, या x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर ऋण 15, यह गुणा है तो भाग में चला गया 2, या x बराबर 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लागत वगैरह हो सकती है, लेकिन निर्मित x क्या है, बर्तनों की संख्या है, तो इस तरीके से संख्या तो पूरी होगी, ठीक है, पूर्णांक में होनी चाहिए, जो कि यह संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह नहीं हो सकता। अब हमारे मान यही होगा, ठीक है। अतः बर्तनों की संख्या क्या होगी, 6 है, तथा साथ ही साथ प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर हो जाएगा, क्या दिया है, 2x धन 3 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 6 धन 3, जहाँ x है वहाँ पर मान रख देंगे, बराबर 6 दूनी 12 धन 3 बराबर 15, ये हो जाएगा रुपए, क्योंकि लागत है इसलिए। तो उसने क्या, उस दिन 6 बर्तन बने थे और एक बर्तन की लागत 15 आई थी, इसलिए कुल लागत 90 आया था। तो यहाँ आपने देखा कि हमें को किस तरीके से हमें मानना है, किस तरीके से प्रश्न का उपयोग, जो जानकारी दी है उससे समीकरण बना लेना है, और समीकरण बनाने के बाद किस तरीके से उसे तोड़ना है, और तोड़ने के बाद किस तरीके से हल करके मान निकालना है। अगर अभ्यास करें तो बिल्कुल क्या है, आसान है। यह तरीका मुझे निश्चित तौर पर पता है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और इससे गलती की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती हैं, इसलिए इसे आसान से सीखें और अपने गुणनखंड को भी सरल बनाएं। आगे हम अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली को सीखेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, और साथ ही साथ हमें उम्मीद करेंगे कि आप लोग
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ करवाएंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।